आज एक ऐसे महापुरुष का कहानी, मतलब कि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ कि जो नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था आप सभी का, जो गांधी जी के द्वारा लीड कर रहा था, एक ऐसा युवा से उन्हें वार्तालाप हुआ जिससे गांधी जी को झुकना पड़ा, जिससे कांग्रेस से पहली बार कोई प्रेसिडेंट रिजाइन दिया बाय सेल्फ। रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव उनके अनुसार नहीं चल रहा है, और पहला ऐसा प्रेसिडेंट बना जो भाई साहब गांधी जी का विरोध खड़ा हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र आयुष, योर एसएसटी एडुकेटर। आज का चैप्टर है आप सभी का फॉरवर्ड ब्लॉक एंड भी इसके साथ, ठीक है, एंड INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ये आपका चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। दैट्स व्हाई माय डियर, आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, पूरे चैप्टर को अंत तक सुनना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि हम लोग सीरीज फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री क्या है? कर्मोलॉजी है, ठीक है। इट मींस कि एक समय के साथ जुड़ते जाता है, जिस तरह चलता है ना कि कल ये करेंगे, परसों वो करेंगे, लाइक दैट हिस्ट्री। चलिए, हमारी कहानी कुछ इस तरह पहुंच गई थी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कहा था कहानी पहुंच गया था। कहानी हम लोग पहुंच गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां पे हम लोगों ने जापान में बम गिरा दिया गया था। नागासाकी और हिरोशिमा जगह पे बम गिरा दिया गया था आप सभी का, ठीक है। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि राउंड फिगर वी रेड अबाउट 1945 तक, 1945 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, मगर एज अ पॉइंट व्यू ऑफ गांधी। अब हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ेंगे इसी समय काल को पढ़ेंगे। समय काल हमारा वही रहेगा 1938 से लेकर हम लोग वही 1945 तक ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। मगर अब ये जो एरिया जो हम लोग पढ़ेंगे ये एज अ पॉइंट व्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस, द बॉस। राजा कैसे बनते हैं इस चैप्टर में पता चलेगा, सुभाष चंद्र बोस के विषय में। ये टाइम पीरियड सुभाष चंद्र बोस ने कैसे हैंडल किया और भारत की खुद की आर्मी कैसे हुई। मतलब कि हम लोग युद्ध कर रहे थे बिना भारत की आर्मी के साथ। जी मेरे भाई, भारत की कोई आर्मी नहीं थी। भारत का जो भी सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। यस माय डियर, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ब्रिटिश आर्मी में थे। मगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी बनती है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं। एग्जाम में गलत मत मारना, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है, बताएंगे। मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, चैप्टर स्टार्ट करें अब। चलिए, सुभाष चंद्र बोस कौन थे भैया? सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था, ICS एग्जाम। कितना रैंक लाया था? 4 रैंक, ऑल इंडिया 4 रैंक लाया गया था उनके द्वारा। मगर वो बोला यार राजा बनने के लिए आया है, ये है, सिविल सर्विस से फंसना नहीं है। तो भाई साहब ने छोड़ दिया, बना, छोड़ दिया भाई साहब। सी पास द ICS एग्जाम। ICS इंडियन अभी कर दिया गया, पहले था इंपैरल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बट द रिजाइन फ्रॉम द सर्विस एज ही डिडंट वांट टू वर्क अंडर द ब्रिटिश क्राउन। क्योंकि यार वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम ही नहीं कर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में काम कर रहे हैं, इफ यू आर बिकमिंग IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर और एनी सर्विसेज, इट मींस आप केंद्र सरकार के अंदर है। इट मींस जो गवर्नमेंट अभी है, मान लो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, कभी कांग्रेस आएगी, कभी कोई भी पार्टी गवर्नमेंट आई, आपको उसके अनुसार काम करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, मगर आपको उसके अंडर आपको काम करना होगा। एट द सेम लाइक कि अगर ये ICS एग्जाम के थ्रू पास होकर सर्विस में जाते हैं तो भाई साहब वो ब्रिटिश क्राउन में करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। होगा तो मैं एप्लीकेशन या साइड में लगा देता हूं, देख लो किस तरह सुभाष चंद्र बोस ने एप्लीकेशन लिख के दिया हुआ था। भैया थोड़ा सीटी मारेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिख के दिया गया था कि भाई साहब हमें सर्विस से रिजाइन देना है, हमें सर्विस नहीं करनी है, एंड सर्व द नेशन। तो क्राउन को रिजाइन किया तो कुछ तो करेगा, कंट्री को सर्व करेगा। तो कंट्री को सर्व करने के लिए अब अलग अलग फॉर्मूलाज लगाएगा। एक इंसिडेंट और है कि कॉलेज टाइम में इसको कॉलेज से निकाल दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। क्यों भाई साहब? ये थोड़ा देशभक्ति वाली बातें थी भाई, देश की बातें, इसके लिए सब कुछ था। फर्स्ट नेशन देन एनीथिंग, ये रीजन था उसको कॉलेज से निकाल दिया था कुछ समय के लिए, फिर मारा पटक के काम हो गया, ठीक है। एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं 1938 में, हरिपुरा सेशन में आप सभी का बनते हैं। कब पहली बार? 1938 में। और जब यहां प्रेसिडेंट ये बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं जो कांग्रेस के द्वारा कभी चेंजेस नहीं लाए गए थे। कुछ ऐसे सुधार किए जाते हैं जो कभी नहीं किया गया था। मतलब पूरा आइडियोलॉजी चेंज, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे
कांग्रेस के अंदर सब क्या थे, वो क्या थे, गांधी जी के इंस्ट्रक्शन पर काम करते थे। मतलब थोड़ा बताइए एक्सप्लेन करके। अरे भाई साहब, जैसे हमने प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है, वह डायरेक्टर कोई और है, प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया है, डायरेक्टर कोई और है, लाइक दैट, ठीक है। मगर उनके पास इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो खुद काम कर सकती है, वो खुद ही अथॉरिटी है भाई, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है 1938 में। मगर सुभाष चंद्र बोस हर चीज को कहने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं आई एम द प्रेसिडेंट, इट्स माय रूल। मगर भैया साहब, गांधी जी नहीं कहते यार, जो ऑल लीडर होते हैं, जो रूल कर रहे हैं, जिसका मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है, उनका बात माना जाता है। तो यहां तक ये इसका पहला रहा। अब कैसे उन लोगों में रैपिड फायर होता है, वो चीजों को हम लोग समझते हैं। कहां तक चले, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं आप सभी का रैपिड विद गांधी जी। मतलब यार, अब गांधी जी के साथ ऐसा क्या हुआ सुभाष चंद्र बोस का, जो भाई साहब बड़ा पंगा जैसा लगा थोड़ा सा। दोनों क्या था, एक्चुअली क्या था, दोनों का विचारधारा ही अलग था। आप अपनी बातें रखोगे यार, आपके दादाजी बातें रखेंगे तो अंतर तो हो ही जाएगा, ठीक है। आपकी बातें युवा वाली होगी, एकदम क्रांति वाली बातें होगी, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। और जिसका उम्र हो गया भैया कोई बात नहीं, प्यार से मान जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अंतर, बस यही अंतर हो गया। चलिए, पहला चीज क्या था, जो हमारे बॉस साहब है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर में आपको सुभाष चंद्र बोस के नाम से कम दिखेंगे, बॉस के नाम से ज्यादा देखेंगे, ठीक है। तो बॉस का क्या कहना था भैया, कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करो, बस इंडस्ट्री स्टार्ट करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करो। मगर गांधी जी का कहना था भैया कॉटन इंडस्ट्री ही चलने दो, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वही चलने दो। अब दोनों का बात पट नहीं रहा है, और प्रेसिडेंट ही बन जा रहा है। हाँ, जो कांग्रेस लीड करेगा, मान लो मोदी जी अभी लीड कर रहे हैं, उसका कहना है कि हम इंडस्ट्री लाएंगे। मगर जो जेपी नड्डा जी है, या कोई उस पार्टी के बड़े आदमी है, वो भाई साहब कह रहे हैं ना हम कॉटन इंडस्ट्री लाएंगे, किसका बात चलेगा, ऑटोमेटिक मोदी जी के बात चलेगा। मगर यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो बॉस का ऐसा कहना था, गांधी जी का ऐसा कहना था, तो दोनों का विचारधारा बिल्कुल रखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना चाहेंगे आप सभी के साथ। तो क्या हुआ था कि ये देखो, दोनों क्या हुआ, अलग अलग चीजें विचार, दोनों की विचारधाराएं अलग थे। अब जैसे एक मैं आपको जियो पॉलिटिक्स मतलब आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जांपल्स आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भैया अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और अमेरिका और रशिया के बीच में टक्कर चलते रहता है। आपका चैप्टर्स भी है, कोल्ड वॉर जो पढ़ेंगे वो क्या है, नैम जो बनता है क्यों बनता है, वो सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का विचारधारा था कैपिटलिज्म, इनका विचार था भैया सोशलिज्म। ओ डेमोक्रेसी, ये सोशलिज्म, विचारधारा मिलेगा ही नहीं कभी। कम्युनिज्म को विश्वास करते हो, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिज्म, और ये डेमोक्रेसी, ये कैपिटलिज्म, और भाई साहब ये आपका ये मतलब अमेरिका, ये मतलब रशिया, ठीक है। तो क्या था, विचारधारा अलग थे, गलत दोनों में कोई नहीं था, दोनों सही है, मगर विचारधारा अलग होने की वजह से। और भारत होशियार आदमी कि दोनों का विचारधारा मानता है, इसका सोशलिज्म ले लिया, उसका डेमोक्रेसी ले लिया, हम दोनों के साथ है। इसलिए भारत रशिया और अमेरिका दोनों के साथ रिश्ता बढ़िया चलता है। कोई अगर पीछे जीतेगा तो इसकी तरफ बढ़ जाएगा, अगर हम हाथ छोड़ेंगे तो इधर नहीं आ जाएंगे जी, दोनों बराबर घिसते रहेगा तो मस्त रहेंगे हम ना जी, समझ गए। चलिए, ये था। दूसरा चीज क्या था, बॉस चाहता था कि ब्रिटिश को पकड़ के मारा जाए। बॉस क्या चाहता था, ब्रिटिश विद द ट्रैक, मतलब वो लातों की बात है भैया, बातों से नहीं मानेंगे, लात मारो और भगाओ। मतलब आप हमें मार रहे हो या कुछ ऐसा चीजें हो रही है तो हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे भाई, हम उसको मारेंगे पकड़ के। और गांधी बोलते नो, गांधी जी का विचारधारा अलग था। वो कहते हैं भैया एक गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। भैया आप गजब हाल है यार। अब ये दोनों का विचारधारा मैच ही नहीं हो रहा है। और सुभाष चंद्र बोस उस समय इमर्जिंग लीडर हो रहे थे, एकदम बड़े महान लीडर, बॉस, खतरनाक पर्सनालिटी। वो इस देश में नहीं रह पाए, उस समय के बाद क्या हुआ ये बातें करेंगे, वरना इस भारत के बहुत ही खलनायक प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहते, खलनायक खलनायक एग्जाम्पल्स लिए जाते अभी, पर इसके जैसा लीडर अभी भी कोई नहीं है। मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकली रूप से ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, वरना ज्यादा बेहतर कर पाते, ठीक है। ही वांट टू द हेल्प द पीपल ऑफ द प्रिंसी स्टेट, मतलब क्या था कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे जो भी प्रिंसी स्टेट है, प्रिंसी स्टेट मतलब जो जहां पर राजा का शासन अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो उस स्टेट को मदद करना चाह रहे थे, वहां की जो जनता है उसको मदद करना चाहते हैं। मगर गांधी जी
इसके भी विरोध थे। गांधी जी बोले ना भैया, हमें मदद नहीं करनी है। मतलब कि अगर कोई राजा के अंदर में कोई शासक रह रहा है, मतलब डेमोक्रेसी में नहीं है, क्या है, मोनार्की है। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है, उनकी जस्टिस का भी बात किया जाए, उनके मांगे भी सुनी जाए। गांधी जी का कहना था नहीं भैया, वो वहां का राजा जो है वो उसको हैंडल करे। देख, तीनों पॉइंट रखे, तीनों का मैं विचारधारा आपको क्या क्या दिखा, अलग दिखा। थोड़ा एक्सप्लेन सही से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि दोनों की विचारधारा अलग है। दोनों का जाना एक ही जगह था, देश को आजाद करना था, देश की गरीबी मिटाना था। एक देश में जो इतने सालों से शासन किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उससे उसके बाद उसके द्वारा जितने भी स्थिति गंभीर हो गई, रैम्पेंट पॉवर्टी, ऐसी सिचुएशन आ गया, फेमाइन, तो ये सारी चीजों से बस बाहर ही तो निकलना था सबको, फ्रीडम चाहिए था सब, जाना वही था, बस रास्ता अलग अलग थे। नहीं कहते मंजिल एक ही है भाई सबका। आपको भी बोर्ड फोड़ना है, कल आगे आईटी फोड़ना है, नीट फोड़ना है, सिविल सर्विस फोड़ना है, लॉ फोड़ना है, आपको एस्ट्रोग्राफर बनना है, फार्मर्स बनना है, जो भी बनना है, लक्ष्य एक ही है, पर जाने का रास्ता अलग अलग है। भटक के जाओगे कुछ लोग डायरेक्ट जाओगे, कुछ लोग सीधे उछल के कूद जाता है, सीधे वहीं मां कूद वहीं पहुंच गया जी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें है, समझ आई चीजें। अब ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब ये कनेक्टिविटी पैदा करेगा। अब जितना भी पढ़ोगे आपके अंदर की विचारधारा पैदा हो गया, अब कनेक्ट करोगे। और वीडियो के अंत में आप बताना कि आप किसके साथ हो, किसके साथ हो इन द सेंस कि आपको सबसे अच्छा लीडर कौन लगता है और क्यों। सिर्फ मत लिख देना कि गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस, क्यों क्यों अच्छा लगते हैं। अच्छे दोनों है, दोनों अपने जगह महान है, इससे बड़ा महान तो बोल ही नहीं सकता, मगर क्यों, आपके लिए क्यों। ठीक है, अब समझते भैया कि ये तो हो गया कि गांधी जी के साथ पंगा। अब रैपिड विद द आप सभी का, अब भैया आप किधर चल गए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। अब कांग्रेस के साथ क्या क्या लोचा हो गया। त्रिपुरी सेशन जो था आप सभी का, गांधी जी डिडंट वांट कि सुभाष चंद्र बोस कैंडिडेट बने, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट बन गए थे और जीत भी गए थे, तो हंगामा मचा दिए थे भाई साहब, हंगामा मचा दिया इन सेंस कि उसका बात ही नहीं मान रहे थे। गांधी जी कहना था भैया शांति से भाई साहब, भैया शांति से, मजा हमरो ले लेता। ठीक है, तो वही चीज चल रहा था यहाँ पे। तो गांधी जी भाई साहब मना कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस को कि आप कौन सा सेशन में, त्रिपुरा सेशन में, कि भाई साहब आपको कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करना है। हम लोग चाहते हैं कि स्टैंड कौन करे कांग्रेस का प्रेसिडेंट के रूप में, वो किया जाए भाई सभी आप सभी का पताबी सीतारमैया, आप सभी का ये कैंडिडेट कांग्रेस के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए चुना जा रहा था। ये सोचा कि इलेक्ट करने के लिए, मगर बट द सुभाष चंद्र वन द इलेक्शन, मगर सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं। बड़ा गंभीर विषय हो गया यार। मतलब यार गांधी जी किसी को कैंडिडेट बनाया, सीतारमैया को गांधी जी कैंडिडेट बनाया कि अब ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा। गांधी जी सोच के देखो थोड़ा सा। और सुभाष चंद्र बोस उनके विरोध में है कि नहीं बनेंगे तो हम बनेंगे भाई, कोई और क्यों। और जीत भी जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ये एक इतना बड़ा मैसेज देता है, साला सोच के देखो कि पूरा मूवमेंट लीड कर रहे हैं गांधी के द्वारा। गांधी जी ने भैया सीतारमैया का नाम दे दिया कि ही विल बी द कैंडिडेट फॉर ए प्रेसिडेंट और ही विल इलेक्ट। एट द सेंस कि जो उस समय मेंबर्स थे गांधी जी से बाय हार्ट खुश नहीं थे, चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे भी लीडर आए और वो कार्य करे। अगर नहीं कार्य करना था तो भाई साहब कैसे वो इलेक्शन फिर जीत जाए। गांधी जी ने खड़ा कर दिया ना कैंडिडेट। मतलब बहुत सारे पॉइंट व्यू है सोचने का। समझ आई चीजें, कुछ चीजें समझ में आई। जैसे आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसने बोल दिया कि स्कूल कैप्टन निशांत बनेगा। कौन बनेगा स्कूल कैप्टन? निशांत बनेगा। निशांत नाम का लड़का स्कूल कैप्टन बनेगा। ठीक है, और इस साइड हम खड़े हो गए, ना हम ही बनेंगे। ठीक है, या कोई लड़का इधर खड़ा कर दिए, ठीक है, या हम ही खड़े हो जाते हैं, हम बनेंगे और हम बन जाते हैं कैप्टन। तो पूरा स्कूल ये समझ में आएगा अगर कोई आउटर लुक से देखे, कोई इसको स्टोरी के फॉर्म में देखे कि प्रिंसिपल से स्कूल के बच्चे खुश नहीं थे, ना ही उसके कैंडिडेट से। इट मींस कि ऐसे लोग की आवश्यकता है देश में। आई होप कि माय डियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये चीज आपको क्या कहना चाह रहा होगा। आप अपने भाषाओं में
समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपके पर्सनल लाइफ से रिलेट कर चुका हूं। दैट्स व्हाई माय डियर आई यूज ब्रिंगिंग फॉर यू फॉर जस्ट अ कनेक्टिविटी ओनली। ठीक है, तो तेरा बन तो गया भैया, मान लो हम बन गए स्कूल का कैप्टन, बट दिक्कत क्या आ रहा है कि जो 13 टीचर थे स्कूल के, वो बोलते भैया हम जा रहे हैं छोड़ के। अरे यार बड़ा गंभीर विषय हो गया, अब मेरे लिए भी गंभीर विषय हो गया। 13 टीचर छोड़ के चल जाएगा, मतलब 13 मेंबर कांग्रेस का छोड़ के चला गया। अब मेरे लिए टेंशन की बात हो जाएगा, 13 टीचर छोड़ के चला गया, कैसे क्लासेस चलेंगे यार, कहां से पढ़ा से अपॉइंट करेंगे, मतलब कुछ तो हम गलत है। ठीक है, आई रिजाइन मेकिंग द इम्पॉसिबल फॉर द बॉस बी जैक्सन या फंक्शन। यार जब 13 टीचर रिजाइन कर देगा तो मैं कैसे एज ए कैप्टन काम कर पाऊंगा, मुझे तो खुद ही अंदर ऐसा लगेगा ना यार कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को भी काम करने के लिए मुश्किल हो गया, तो कहा चलिए अलविदा करते हैं, आपने जिसे कहा था जाओ वो बनेगा, हम चलते हैं अब अपना कुछ कांड करने के लिए, निकलते हैं, छोड़ देते हैं प्रेसिडेंटशिप। पूरा इलेक्शन जीतने के बाद भी प्रेसिडेंटशिप छोड़ देते हैं, भैया रखो, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ही चलना है तो लो, मैं अपने विचारधारा पर काम करूंगा। आपको की हिस्ट्री से सीखने मिल रहा होगा कि लोग विचारधारा पर काम करते हैं, पीपल आर वर्क ऑन देयर आइडियोलॉजी। इसलिए जो भी आइडियोलॉजी जिस व्यक्ति का उस पर काम करो हमेशा। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो यार सब लोग क्या करता है ना, जो पिछले वाले थे उसको दाब के अपना इकोनॉमिक्स बना देते थे, अपना इकोनॉमी बना दिया, अपना कॉन्सेप्ट ला देते हैं। मतलब सीखना उससे है, मगर आइडियोलॉजी अपना रखना है। ये समझ में आई? मान लो आप सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर हो रहे हो, सीख लिए उससे, गांधी जी से इंस्पायर हो रहे हो, सीख लिए, मगर आइडियोलॉजी अपना रखना है, सोच अपना डेवलप करना है। सीख लिए वो अच्छी बात है, उनकी जो पॉइंट लगा सीख लिए, मगर सोच अपना रखना है, आइडियोलॉजी अपना रखना है। ठीक है, समझ में आई चीजें? ये क्लियर हो गया? अब समझेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि यहां पे तो वो दे दिए रिजाइन, अब ना करेंगे भैया कार्य, अब चुनाव फाइट किया जाए, चुनाव भी फाइट कर लिए फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब क्या किया जाए, अलग मूवमेंट चलाया जाए। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड किए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कि बॉस फील्ड द अर्जेंट नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट विंग पार्टी। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक था ये आप सभी का लेफ्ट विंग पार्टी था। लेफ्ट विंग पार्टी क्या होता है? जो कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को इंडिकेट करता है। किसकी आइडियोलॉजी को? कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को। वही है भैया आपका लेफ्ट विंग पार्टी, जो क्या कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए, द नॉट इंडिविजुअल, सबके पास बराबर होना चाहिए हक। यार मैं भी बन सकता हूं, मैं भी पैसा कमा सकता हूं, सबके पास हक होनी चाहिए, समाज में वो चीजें होनी चाहिए, बराबरता, इक्वलिटी, इक्वलिटी, ये इनकी विचारधारा था। इन द कांग्रेस आफ्टर द रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन 1939, क्योंकि 1938 में आप सभी का प्रेसिडेंट था, 1939 का प्रेसिडेंट जब वो फाइट किया और जीत गया, 2 बार जीता, मगर क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, एंड ही लेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस टू ब्रिंग द एंटायर लेफ्ट विंग अंडर द वन बैनर। अपना कांग्रेस से ही निकाल के, देखो विथ इन का इस्तेमाल किया शब्द का, विथ इन द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से में ही उसका जो समर्थक था उन्हीं के साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करता है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है मेरे मित्र, चलिए आप समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना दिया। अब कोई भी चीज बन रहा है, हम लोगों ने पढ़ के आया है कि उसका कुछ एम होगा, कुछ मोटो होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे कांग्रेस बना या आपका मुस्लिम लीग बना, समझ में आई चीजें? हाँ भैया, मतलब हिस्ट्री में 4-5 चीजें ही पढ़ना पड़ता है, बस सब चीजों का 4-5 चीज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अभी आप इस लेवल पे हो तो इसलिए पढ़ा जा रहा है, आगे पढ़ोगे हिस्ट्री बस 4 पॉइंट व्यू पढ़ना। पहला पढ़ोगे ज्योग्राफी, दूसरा पढ़ोगे पॉलिटी, सब्जेक्ट का नाम नहीं है, टॉपिक का नाम है, तीसरा पढ़ोगे वहां की इकोनॉमी, चौथा पढ़ोगे वहां का सोसाइटी। बस कोई भी चैप्टर खोलोगे 4 चीज पढ़ लिए, चैप्टर खत्म। जैसे हम लोग जितना ये चीजें पढ़े, ये क्या हो गया, वहां का पॉलिटी हो गया। ठीक है, समझ में आया चीजें? अब जो हम लोगों ने कुछ चैप्टर पहले पढ़ा था कि ऐसा स्थिति है, क्या सिस्टम है, इसमें आ गया। इकोनॉमी की आपकी बातें में बातें कम की गई है, ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत बातें किया है कि आप सभी का अवध वाला एरिया जो है, बंगाल वाला एरिया, थोड़ी बहुत बातचीत की गई है। हम पढ़ रहे हैं इसी सीक्वेंस को, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का यही सबसे बेस्ट फार्मूला है, मगर ये फार्मूला आप लोग में कम फॉलो होता है, क्योंकि है पर सब चीज थोड़ा डाइवर्स करके स्टोरी के फॉर्म में ज्यादा कनेक्ट किया गया है। ये हो गया भाई साहब थीम बेस्ड, ज्योग्राफी थीम, पॉलिटिकल थीम, समझ में, इकोनॉमिकल थीम, और आप सभी का सोसाइटी थीम।
ये 4 थीम बेसिस हो जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या आपका। आफ्टर द रिटर्निंग इंडिपेंडेंस, फॉरवर्ड ब्लॉक शुड बी द वर्क ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशलिस्ट स्टेट थ्रू। 3 रखे थे भैया उसका एम। पहला एम था कि भाई साहब रीऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर को ऑन द सोशलिस्ट लाइन, मतलब जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था उसमें बदलाव करना है, और दूसरा चीज जो इंडस्ट्री उसे फॉर्म करना था, रिवॉल्यूशन लाना था, इंडस्ट्री में चेंजेस लाना था, उन चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना, एग्जाम इतनी बार आपका ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर मैं 10 साल के एनालिसिस पे बताऊं, खोल लेना पीवाईक्यू देख लेना, आप एटलीस्ट 3 बार पूछे, मिनिमम 3 बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। एमसीक्यूज तो अभी आपका 2024 से स्टार्ट हुआ है, 23 से, 23, 24, 25, इस बार तीसरी बार एमसीक्यू होगा, इससे पहले एमसीक्यू आपका नहीं था। ठीक है, तो 1 मार्का में आता था, वरना आपको 3 मार्का में, ठीक है, या 2 मार्का, तीनों फॉर्मेट में कोई ना कोई आप देखना 3 से 4 बार मिनिमम पूछा गया। इसके बाद जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम क्या था, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप सभी को बता दिया था, बिचौलिया, द मिडल मैन बिटवीन द British government and the peasants, those who are working on the field, and whatever the revenue they generate or they grow, it's not directly transferred to the top man, means British, the middleman who collect all the taxes, the zamindari, we can say that ये उनको मिल गया था। तो इनको क्या करना चाहता, उनको एबॉलिश करना था, खत्म करना था। 2 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव, न्यू मॉनेस्ट्री एंड द क्रेडिट सिस्टम, जो ये पूरा लेन देन का मामला है, पैसा का मामला है, इस सारी चीजों में क्या है, नया नया ढंग का इंट्रोड्यूस किया जाए, नया बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, फार्मर्स को लोन दिया जाए, नया ही पूरा मॉनेस्ट्री, पूरा ही बैंकिंग सिस्टम ही नया किया जाए, पूरा क्रेडिट सिस्टम ही न्यू एस्टेब्लिश किया जाए। ये 3 आइडियोलॉजी थे उनके, 3 ऑब्जेक्टिव थे किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछे, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, यू हैव टू राइट दिस 3 पॉइंट, मगर ये हेडिंग लिखना मत भूलना मेरे भाई। ठीक है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 पॉइंट लिखे हो, शायद कुछ कुछ ऐसे मास्टर मिल जाएंगे आपको कॉपी चेक करने वाले जो संतुष्टि नहीं खाएंगे। ठीक है, तो आप ये हेडिंग लिखने मत भूलना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्लीज, इट्स विल वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल, क्योंकि नंबर क्या काटेगा आपको पता नहीं चलेगा ना सर। और जिस हिसाब से बोर्ड कॉपी चेक करता है आपके स्कूल के टीचर, शायद ही किसी स्कूल में करते होंगे, टॉप कॉलेज की स्कूल का नहीं पता, पर जो एवरेज कॉलेज स्कूल है जहां मैं पढ़ा हूं या मैंने देखा है, नहीं करते उस लेवल का चेक, बड़ा टाइट कर देंगे या बड़ा ढील कर देंगे, जो डिमांड है एग्जाम के पेपर का उस तरह का नहीं करता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव खत्म। अब क्या होता है, ये तो उसने पार्टी बना दी, मगर क्या इतना आसान था काम करना गांधी जी के अंदर? कांग्रेस को आपने लात मार के आगे बढ़ाया, ये कह सकते हैं ना एक बार। इवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया, एक ऐसा इवेंट होता है साउथ ईस्टर्न एशिया में, मार्च 1942 में क्या हुआ था, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन टोक्यो, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया हेल्ड कहां किया गया, टोक्यो में, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म्ड किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया हेल्ड किया टोक्यो में, और वहां पे क्या किया, फॉर्म्ड किया इंडिपेंडेंस लीग। क्या काम था इसका सर, कौन किया, सब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही हो रहा था, उन्हीं के ग्रुप्स के द्वारा हो रहा था। ठीक है, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, रास बिहारी बोस इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट किसका, इस लीग का। ये जो लीग बनाया गया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, तो इनके जो भाई साहब पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, कौन बनते हैं, रास बिहारी बोस। एमसीक्यू में पूछ ले तो मार देना, रास बिहारी बोस। ठीक है माय डियर, सुभाष चंद्र बोस expects the Berlin in a 1942 AD and set up the Indian League there। तो भाई साहब बर्लिन जाते हैं, वहां पे 1941 में वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं आप सभी का इंडियन लीग को। ठीक है, ये चीजें रह गया कि वो साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में क्या क्या चीजें आप सभी का हुआ। ठीक है, क्योंकि भारत में काम करना मुश्किल था। आप सुने होगा कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे, सिंगापुर गए थे, हिटलर जी से मिले हुए थे। ठीक है, की बात आ गया भैया टोक्यो बैंकॉक, हाँ टोक्यो बैंकॉक। ठीक है, अब बात होती है इंडियन नेशनल आर्मी का। ये कैसे आप सभी का फॉर्म होता है, इंडियन नेशनल आर्मी।
इन चीजों को हम लोग समझते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। ये क्या हो गया सर, वो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक क्या हुआ कि कांग्रेस से जैसे वो निकले तो वो एक ऑप्शन बनता है कि किसी पार्टी के साथ जुड़े, और ऑप्शन बनता है कोई नया पार्टी बनाए। चीजें समझ में आई? हाँ, बिल्कुल आ गया होगा। ये न्यू पार्टी अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, तो उनका आइडियोलॉजी पे काम किए, कुछ मीटिंग्स किए, ठीक है, मगर उन्हीं के साथ जुड़े ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थे, ठीक है, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फाउंड नहीं किया गया था। ठीक है, आप एग्जाम में बहुत बार मिस्टेक करेंगे क्योंकि ये लगता है सबको क्योंकि चैप्टर ही उन्हीं का है। ठीक है, तो वो उनमें सहयोग किए थे, एक्टिव, उनके बाद वो एक्टिव हुआ। ठीक है, द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी हैज कंसाइंड बाय द मोहन सिंह। किसके द्वारा? आप सभी का मोहन सिंह के द्वारा, जो इंडियन ऑफिसर थे, मतलब ब्रिटिश आर्मी में वो कमांडर थे मोहन सिंह। कौन किए हुए थे? इंडियन नेशनल आर्मी का मोहन सिंह के द्वारा फाउंड। तो सुभाष चंद्र बोस इतना हाईलाइट क्यों है, और वो चीज हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के बहुत अच्छे मित्र थे हिटलर। बहुत बार सुने, मिले बोले हैं, बहुत अच्छी मित्रता थी, आई थिंक बहुत सारे बुक्स में भी है। ठीक है, तो ये डिसाइड लिए कि नॉट टू ज्वाइन द रिटर्निंग द ब्रिटिश आर्मी एंड इंसल्ट ऑफ द जापान्स टू हेल्प। क्या हुआ? हम लोग इंडियन आर्मी, जो नेवी ब्रिटिश आर्मी है, उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके बदले में हम लोग जापान को मदद करेंगे। अब जापान को मदद क्यों करेंगे, ये सवाल भी आपके मन में आएगा। व्हाई वी हेल्प टू जापान? बिकॉज माय डियर, आपको मैंने शायद पिछले चैप्टर में बताया था, जब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़े थे, एट ए टाइम आई वाज टोल्ड टू यू माय डियर कि व्हेनेवर दे आर स्टार्ट टू अटैक टू इंडिया, एट ए टाइम इंडियन आर्मी आर देयर, they are working under the British government, but at a time they are working under British army. That's why the Japan was started at a time. First I have to break down all the pillars who support to the British. First they are focusing on the India, Burma, now in Myanmar, that kind of countries who are their colonial countries, those who are supporting to the British army. समझ में आया? अब क्यों जापान को सपोर्ट किया? ये मत दिमाग में आ जाना कि भैया जापान को हेल्प क्यों किया। ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस आपको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब वहां पे ये चीज, कुछ चीजें क्या होता है ना, कनेक्टिविटी, स्ट्रीम मींस कनेक्टिविटी है, वो चीज मैंने वहां पे छोड़ा। अब वो कहानी यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, वो कहानी यहाँ पे कनेक्ट हुआ, अब ये कहानी फिर कहीं कनेक्ट होगा, फिर ये कहानी आपका वर्ल्ड कंटेम्पररी वर्ल्ड में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिविटी थोड़ा बनते चलेगा धीरे धीरे, इसलिए सब चैप्टर को ढंग से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद इंडियन पॉइजनरी वार, मतलब इंडो जापानिक वार, were held by the Japans to the Mohan Singhs to introduce them to the INA. The fall of the Singapore was crucial. From the brought of the 45,000 Indian pops into the Mohan Singh's sphere the influence out which the 42,000 joined INM. INA कैसे? हाँ, INA, ठीक है। क्या हुआ मतलब क्या हुआ कि एक युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश, ये इंडियन पॉइजनर वार जब चला था, तो एट ए टाइम क्या हुआ था कि 45,000 भारतीय सोल्जर्स को जापान ने कब्जा कर लिया था। कब्जा, बस ब्रिटिश के फाइट करने के दौरान क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था। तो वो लोग वही अपना पकड़ करके, तो वो लोग मस्त था, वो लोग चाह भी रहा था कि मैं भारत वापस मत भेजो, क्या ब्रिटिश के साथ फाइट करना था, ब्रिटिश के लिए फाइट करना था। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचते हैं, भाई साहब बताइए जी क्या किया जाए, क्या संधि किया जाए। ठीक है, तो बोला कि आप जितनी भी आर्मी है 45,000 वो हमें आप दे दो, और हम लोग क्या करेंगे, वो आपके तरफ से फाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू, फॉर यू। हम लोग ब्रिटिश आर्मी के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। तो भेज दिए गए यार, बोले बढ़िया चीज है यार, चलो कोई बात नहीं। तो उसमें से 42,000 सोल्जर्स इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करते हैं। अमाउंट्स ऑफ 45,000, 42,000 दे वर ज्वाइंड। क्या हुआ, मतलब यहां क्या समझ में आया कि इंडियन नेशनल आर्मी बनने के पीछे एक पहला चीज कि मोहन सिंह ने ये आइडिया रखा। ठीक है, पहला आइडिया उनके दिमाग में आया। ठीक है, सेकेंड चीज, सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे लीडर के रूप में इमर्ज हुए, जो इस मुद्दे को डिस्कस कर सके या ऐसे थॉट रख पाए, डिस्कस कर सके बहुत सारा मामला, मतलब लीडर एक अच्छा हो गया। तीसरा चीज, जापान ने हेल्प कर दिया। मतलब 3 फंक्शंस यहां पे आपको देखने को मिला कि इंडियन नेशनल आर्मी आपका ऑर्गेनाइज क्यों हुआ, फॉर्म कैसे हुआ।
ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बच्चा सा चैप्टर है, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का योगदान क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था, जो चीजें मैंने अभी बातें की। ठीक है, अगस्त 1943 he took the charge of Indian नेशनल आर्मी। वो चार्ज संभालते हैं, समझ में आया। पहले प्रेसिडेंट आपके वो बन जाता है, कौन बताया था तुरंत, बताओ कमेंट में फटाक से। ठीक है, तो क्या होता है 1943 में आप सभी का सुभाष चंद्र बोस पूरा चार्ज संभालते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का, बिकम द सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर कौन होता है, हेड, एक पूरे आर्मी का जो हेड होता है, टॉप सुप्रीम कमांडर, वो बन जाते हैं। ही सेट द इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर जो बनाता है वो आप सभी का यांगोन में बनाता है, और दूसरा आप सभी का सिंगापुर में बनाता है, और बिकेम द रीऑर्गेनाइज ऑफ INA। मतलब एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आइडिया आया मोहन सिंह जी को। ठीक है, फिर कैसे सुभाष चंद्र बोस ने उसे इतना बड़ा किया। एट द सेंस क्या समझ में आया, कोई भी चीजें बनाई गई है, अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसमें एक लीडर्स की भी कमी हो जाती है। सपोज दैट आपने कोई स्कूल खोला है, सपोज दैट आपने कोई कॉलेज खोला है, ये कोई भी चीज आप लोगों ने बनाया है, वहां पे क्या फैक्टर प्ले करता है, पहला चीज फाउंडर तो है ही, पहला चीज फाउंडर या जो उसको थॉट आया जिसने फाउंड किया। ठीक है, दूसरा चीज एक प्रॉपर लीडर की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर लीडर की आवश्यकता पड़ेगा। तीसरा चीज एक प्रॉपर आपको मदद देने वाला सहायक क्रिया होना चाहिए। ये तीन चीज की मदद से आप सभी का इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म हुआ। कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया उनका कि वो मतलब अब वुमेन रेजिमेंट भी आप सभी का बनाया गया, जिसको रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया, क्योंकि रानी झांसी आप सभी का, ठीक है, आप लोगों को चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, वो बहुत ही एक वॉरियर टाइप का माना जाता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा फेमस थे उस समय मैंने आई थिंक आप लोग जब 12th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत ज्यादा फेमस था वो। मतलब किसी ने पर्सनली देखा नहीं एट द सेंस कि पूरा ग्लोबल ने, मतलब उस एरिया के लोगों ने, बट वो बहुत ज्यादा फेमस था। उसके बाद जब वो फाइट किया रिवॉल्ट में जब उतरा तो और भी क्वाइट फेमस हो गया। तो एक उनकी स्टोरी, क्योंकि यार फीमेल फाइट करने वाला, क्योंकि रजिया आप सभी का ये हजरत महल भी फाइट किया गया था। ठीक, पर इनका कुछ अलग ही लेवल का नाम था। ठीक है, तो भाई साहब किसके द्वारा लीड किया गया था, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, 1 मार्का के लिए याद रखिएगा, किसके द्वारा, वुमेन रेजिमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था, डॉक्टर लक्ष्मी आप सभी का स्वामी नारायण। ठीक है, डॉक्टरेट थी भैया। ठीक है, ये रह गया सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन। 2 नंबर पूछेगा, 3 नंबर का सवाल इससे नहीं बनता है, ना ही कभी बना है, 2 नंबर का बनेगा बस। ठीक है, चलो अब समझते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब भैया आप सभी का इंडियन नेशनल आर्मी का क्या, आप सभी का क्या था ऑब्जेक्टिव। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इंडियन नेशनल आर्मी क्या था, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। दोनों का डिफरेंस समझ में आया। हाँ, ये मत सोचना कि 2-2 पार्टी बना दी थी, 2-2 पार्टी नहीं बनाई थी, एक मिलिट्री एक पॉलिटिकल। एक चाणक्य भी चाहिए और एक साहब आप सभी को बॉडी बिल्डर भी चाहिए। बॉडी बिल्डर की पावर, खाली फुला लिए ये नहीं हो जाता, ताकत दम चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव है उन पे बात करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑर्गेनाइज करना था आर्मी रिवॉल्यूशंस एंड फाइट करना था ब्रिटिश आर्मी से विथ मॉडर्न आर्म्स, मतलब हथियारों के साथ। अब वो छुरी चाकू बेलन के साथ मार नहीं चलेगा। ठीक है, कि बैठ गया सत्याग्रह कर दिए, इसका ही गोल नहीं था। लोड किया गया, अब ये मंगाया कहां से भाई साहब, लोड करने वाला चीज कट्टा भारत में तो ना था। जापान ने भाई साहब मदद किया, जापान ने पूरा मदद किया, पूरा तगड़ा मदद किया। जापान कहां पे, आप सभी का वो चाइना वाला एरिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के जस्ट बगल में है जापान आपका लोकेट करता है। ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया यार, बहुत छोटा सा एरिया, भारत का कोई स्टेट के अकॉर्डिंग है, मगर जापान मिलिट्री में नंबर 1, नंबर 1 नंबर 2 पे कुछ आता है, बेस्ट है, मतलब बहुत आगे है। और आप सभी का मतलब यूएन में जो फंड दिया जाता है ना, पैसा जो दिया जाता है, वो 2nd नंबर पे आता है जापान। सबसे ज्यादा फंड जो दिया जाता है वो यूएसए के द्वारा दिया जाता है, दूसरा जो आप सभी का जापान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला उसका एम था। दूसरा क्या था, इंडियंस लिविंग अब्रॉड गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द आर्मी रिबल। मतलब जो भी भारत के लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं भारत से, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए आर्मी रिवॉल्यूशन का।
दो समझ में आ गया। तीसरा क्या किया गया, ऑर्गेनाइज ए प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया इन ऑर्डर टू मोबिलाइज ऑल द फोर्सेस एबिलिटी। एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए फ्री इंडिया के लिए भाई साहब, ठीक है, किसके सब सुविधा मिल पाए, सब चीजें मिल पाए। चौथा चीज क्या था, टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड द मनी ऑफ द टोटल वार। मैन पावर भैया फाइट करेगा, खाना चाहिए ना जी, दमदार खाना चाहिए एकदम पूरा। दूसरा चीज पैसा चाहिए वार लड़ने के लिए, यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा चीज हथियार में खर्च है, बहुत सारे खर्च है। तो ये सारी चीजों की ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, 4 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मगर देख कैसा लगा था, टॉपिक खत्म हो गया क्या? हाँ बस खत्म हो गया, यही था। हाँ मगर थोड़ी कहानी वाली बातें वो भी बता देता हूं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, मगर ऐसा क्या हुआ कि फिर बहुत बड़ा हादसा होता है। क्या होता है कि बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया गया था भारत के लोगों के द्वारा, एट द सेंस कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया, लाइक कोहिमा वाला एरिया उधर से ईस्ट वाला 7 सिस्टर वाला एरिया से कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था, तो कोहिमा तक पहुंच चुका था, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस की फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का हथियार खत्म हो जाती है, ठीक है। आपके बुक्स में है मगर सिलेबस में नहीं है, मैं स्टोरी कनेक्ट कर देता हूं क्योंकि अगला चैप्टर फिर कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हथियार खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हथियार दोबारा भेजना पड़ता, जापान को भेजना चाहिए था, जापान ने नहीं भेजा। आपके मन में अरे साला ये तो जापान होशियार निकला बे, ये फंसा के चल दिया। नहीं ऐसा नहीं था मेरे भाई, ठीक है। अब जापान को भी चैलेंजेस क्या हो गया था, एट ए टाइम डबल वार, मतलब कि हथियार यहां भेजना था, सोल्जर्स भी यहां भेजना था उसको। मगर दिक्कत क्या आई भाई साहब, वो अमेरिका के साथ उनका फाइट चलने लगा। नहीं बोले थे कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट इन डबल बैटल, मैंने पिछले से पिछले क्लास में किसी क्लास में बोला। अब अगर यहां पे फाइट भी करता वहां भी करता तो जापान हार जाता। तो यहां से अपनी सोल्जर्स, गन्स जो भी और भी भेजना था वो सबको रिकवर वापस बंद किया और अमेरिका के साथ अपना बढ़ गया। यहां से क्या आपको बहुत बढ़िया लर्निंग मिला, डूब गए थे, भारत कब्जा करना स्टार्ट कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस। मगर क्या था कि अपना कुछ था नहीं ना भाई, ना हथियार है अपना, ना कुछ है, ना आर्मी भी इतना कम संख्या 42,000 के साथ, और 42,000 का 42,000 फाइट थोड़ी करता है। तो क्या समझ में आएगा, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। हाँ कुछ समय के लिए हो सकता है, ये मिस्टेक भारतीय गवर्नमेंट नहीं की, क्योंकि मोस्टली भारत का जो चीजें थे ना सब कुछ अमेरिका से बहुत अच्छा कनेक्ट था, मगर ये सिर्फ इसी से डिपेंड नहीं रहा। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो भी ग्रुप्स बनने लगे थे, लाइक ब्रिक्स, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजों में ऐड होना अपने आप को स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पे हथियार लेना बंद कर दिया गया और वहां पे उसका बैटल चल रहा था। इसी तरह हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक दूसरा कंटेम्पररी वर्ल्ड पढ़ते हैं, बस यही चीज है। अगर ये चीजें समझ में आ गई कि आर्मी वापस ले गया और अमेरिका के साथ फाइट कर दिया गया, समझ में आ जाएगा इंडियन हिस्ट्री क्या है और कंटेम्पररी वर्ल्ड क्या है, दोनों चीजें। अब यहीं पे क्या होता है भाई साहब, अब तो आर्मी को पकड़ के मारना शुरू, फिर से वापस ब्रिटिश आर्मी वापस कैप्चर कर लेता है, क्योंकि बिना हथियार का आप युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध बिना हथियार का आप नहीं कर सकते। तो वापस कैप्चर कर लिया गया था सारे आर्मी को। अब सुभाष चंद्र बोस भैया फंस गए, तो सुभाष चंद्र बोस भैया निकल पड़े, मतलब वो छोड़ के कहीं और, क्योंकि उसको पकड़ना, नहीं बोलते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, यही लाइन सुभाष चंद्र बोस के साथ चलता था। तो वो भाई साहब निकल गए और प्लेन से निकले, और कहना है कि प्लेन से उसका क्रैश होकर उनकी मृत्यु हो गई, मगर इसका कोई सोर्स नहीं है कि उनका क्रैश करके मृत्यु हुआ, क्या हुआ। उनके बाद उनका कोई भी स्टोरी सुनने में नहीं मिला, कहां है सुभाष चंद्र बोस, नहीं। इतने बड़े लीडर जिसको गांधी जैसे आंधी वाले आदमी का विरोध खड़ा हो जाना और उनके सिलेक्टेड कैंडिडेट का विरोध खड़ा होकर जीत जाना, और वो व्यक्ति अचानक गायब, मृत्यु हो गया, क्या हो गया, फ्लाइट्स के थ्रू। ये थी पूरी स्टोरी। लास्ट में थोड़ा दुख हुआ होगा कि यार इतने बड़े सुपर हीरो सुभाष चंद्र बोस ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ होता है, कुछ प्रकृति का फिक्स होता है कि कुछ ही व्यक्ति को कुछ ही रोल के लिए भेजा जाता है। लाइक भगत सिंह, उसका रोल उतना ही था कि आपको 22 साल तक ही आपका रोल है, 22-24 साल तक आपको, उसके बाद बस लोग मिसाल बनकर आप रहेंगे, उनसे आप जैसे हजार क्या लाखों पैदा होंगे देश में।
नहीं होता है। कोई चीज प्रकृति के द्वारा फिक्स होता है, बाय नेचर जो है उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। ये चीजें आपको दो लीडर के द्वारा समझ में आया यहाँ पे। यस माय डियर, दिस एंटायर चैप्टर आर कंप्लीट। मजा आ गया वो स्टोरी सुन के कि बहुत बढ़िया कहानी था। अभी उसी टाइम को मतलब हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आप सभी का, अब यहां पे क्या होता है, अब ये चैप्टर आपका इससे कनेक्ट नहीं करेगा, पिछले वाले चैप्टर से बस कनेक्ट कर लो। ये उसी समय का शुरुआत नहीं बोले, डायमेंशन है, हिस्ट्री लाइक अ डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जितना डायमेंशन पढ़ना है एक ही समय काल का आप 3-4 चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट घटना होता है तो वो उसी के साथ अलग चैप्टर में इंक्लूड कर देता है। तो ये कर्मोलॉजी उसी कर्मोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट है, भारत आजाद हो जाता है, क्या मुद्दा होता है, क्या हम लोगों ने मुद्दा मानते हैं जो भारत आजाद हो जाता है, और भारत का विभाजन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहां तक आपके इंडियन हिस्ट्री खत्म। मतलब कल आप सभी का लास्ट चैप्टर रहने वाला आई थिंक, उसके साथ आप सभी का चैप्टर खत्म इंडियन हिस्ट्री, फिर पहुंचेंगे कंटेम्परेरी वर्ल्ड पे माय डियर। चलिए इनके साथ इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, आई एम ट्राइंग टू गिव यू प्रॉपर रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।